नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने कोचिंग पे। आज है 16 जून। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो 15 जून तक एग्ज़ाम हो चुके हैं और 16 जून पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 19वीं सदी में ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ओलंपिक की शुरुआत है वो, एक क्वेश्चन ऐसा ही छात्र ने बताया था कि कन्फ्यूज़न था उसको कि कहाँ हुई थी या फिर भारत ने कब भाग लिया, ये उसमें कन्फ्यूज़न थी। तो ये इसमें दोनों की बात कर लेते हैं। ओलंपिक की शुरुआत है वो यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में हुई थी। और भारत ने 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिंजाडे जो कि एंग्लो इंडियन के साथ भाग लिया, जिसने एथलेट्स में 2 रजत पदक जीते थे। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में देश ने पहली बार एक टीम भेजी और इसके बाद में हर ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लिया था। 1900 के अंदर भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे, उन्होंने भाग लिया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि 1900 में ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया। तो 1900 में भाग लिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, असम में फसल कटाई के समय माना जाने वाला त्यौहार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो कटी बिहू है वो, असम का त्यौहार है, वो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। और बात करें तो इसके बारे में, वोहांग बिहू का त्यौहार फसल की कटाई के समय दर्शाता है। ये त्यौहार असम के नववर्ष का भी प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि इस त्यौहार को 7 दिनों तक मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल असम का पारंपरिक त्यौहार है जिसे लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। असम का बहुत फेमस त्यौहार है बिहू। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक कौन थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, वो एक महान शहनाई वादक थे। उनको 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस लोधी शासक का उपनाम निजाम खान था। तो निजाम खान है वो सिकंदर लोधी का बचपन का नाम था। बात करें सिकंदर लोधी के बारे में, तो सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोधी जिनका काल था 1489 से 1517 के मध्य, लोधी वंश का शासक था। उन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की और 1504 में की थी। तो कब की और किसने की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला पॉइंट है, उन्होंने 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। उलुग खान या जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था। ये उनके बचपन का नाम था। फरीद शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था। तो ये बचपन का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे अभी सिकंदर लोधी का पूछा है तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक का पूछ सकते हैं, शेर शाह सूरी का पूछ सकते हैं। ये पहले पूछ लिया गया था शेर शाह सूरी का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये दो टॉपिक, ये 2 पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ जाइएगा ज़रूर। अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के साथ किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। फांसी है वो 23 मार्च 1931 को तय वक्त से 12 घंटे पहले ही शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। तो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय के सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला है, जो कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय की नवीन पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक हिमालय है। अगला पूछा गया था, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 32 है। बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय है वो 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से है वो क्वाशीक्योर और मेरास्मस रोग होते हैं। क्वाशीक्योर रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशीक्योर जैसे एडिमा, जो कि द्रव्य प्रतिधारण भी कहते हैं, के साथ संबंध जो होने के कारण एडेमेटस कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। एक पोषण संबंधी विकार है जो अक्सर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में देखा जाता है। यह आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रूप है। जिन लोगों के पास क्वाशीक्योर होता है उनके टखनों, पैरों और पेट को छोड़कर शरीर के सभी हिस्सों में आमतौर पर एक अत्यंत क्षीण उपस्थित होती है जो तरल पदार्थों के साथ सूज जाती है। बात करें तो क्वाशीक्योर की, सॉरी मेरास्मस की, तो बच्चे के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है तो जो कि कुपोषण हो जाता है बच्चों में, तो उनमें मेरास्मस और क्वाशीक्योर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो कुपोषण का शिकार व्यक्ति है वो प्रोटीन की कमी होती है उसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीलिया रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी से कारण पीलिया रोग होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने हो सके उतने एग्जैक्ट लाने की कोशिश की है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है इसमें नहीं पूछा हो तो हमने एक्स्ट्रा ही डाले हैं। आपको 25 क्वेश्चन होते हैं जीएस में, लेकिन आपको 25 से 28-29% नहीं मिलेंगे, 2-4% एक्स्ट्रा भी है। हो सकता है इसमें 1-2% ऐसे होंगे जो आए नहीं हो, लेकिन आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों ने बताया था कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, तो हमने वो सभी इंक्लूड कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन या एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है एसिटिलीन गैस के बारे में। प्राकृतिक परिस्थितियों में एथिलीन पौधे द्वारा उत्पादित एक पकने वाला हार्मोन पकने की प्रक्रिया में एक प्रमुख शारीरिक भूमिका निभाता है और पके हुए फल एक साथ एक एयर टाइट कंटेनर में रखे जाते हैं। क्योंकि पहले से पके फल एथिलीन छोड़ते हैं इसलिए पकने की गति तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2021 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो प्रथम पुरस्कार है वो 2021 वाला उत्तर प्रदेश में जीता था। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो कि PMAY अर्बन पुरस्कार 2021 में पहला स्थान हासिल किया था। इसके बाद क्रम से 2 नंबर पर मध्य प्रदेश था, 3 नंबर पे तमिलनाडु था। अगला क्वेश्चन है एडम फ्रेज से, एड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में तेल डालना, आग में घी डालना। तो इसका सही होगा, उत्तर होगा टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। एक बेकार कंडीशन होती है उसमें और बेकार कर देना उस कंडीशन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो सूखा रोग है वो विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन D या कैल्शियम की कमी के कारण सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य था वो बिहार था। बात करें जनगणना की तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या आबादी वाला राज्य संघ है वो लक्षद्वीप है। उच्चतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। उच्चतम लिंगानुपात है वो केरल का है। उच्चतम साक्षरता दर है वो केरल की है। उच्चतम घनत्व है वो बिहार का है। तो दोस्तों इनमें से आगे आने वाले शिफ्ट में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको आने वाले शिफ्ट में। तो ये इतना सही 5-6 पॉइंट है वो पढ़ के जाइएगा। आपको 100% यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा अगर आपका पेपर बाकी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाइट मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो व्हाइट मैन कप का संबंध है वो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है? तो ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना है ओडिसी नृत्य की। बात करें तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा पूरी तरह से ओडिसी नृत्य में डूबे हुए थे। विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने वाली ओडिसी नृत्य को उन्होंने पुनर्जीवित किया था। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य का छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संगठन सृजन की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमिताभ घोष। इनकी बात हमने आपको पहले की थी, मैंने बताया था कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको देख लीजिए, आपको इनकी पुस्तक मिल गई है। आगे इनको आपने हमारा पुस्तक वाला वीडियो नहीं देखा है, पुस्तक और लेखक वाला, तो जरूर देखिएगा। हमने एसएससी के लिए स्पेशल वो वीडियो बनाया था जिसमें एसएससी क्वेश्चन पूछती है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। उन्हीं में से उसी वीडियो में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखिएगा ज़रूर। बात करें अमिताभ घोष के बारे में, तो अमिताभ घोष है वो रिवर ऑफ स्मोक नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक को 2011 में प्रकाशित किया गया था और यह सी ऑफ पॉपीज नामक एक पुस्तक का अगला भाग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मूल कर्तव्य के कौन से भाग में संप्रभुता और अखंडता जोड़ा गया? तो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद ए सी के तहत मौलिक कर्तव्यों के रूप में निहित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू राजधानी है, भूटान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भरतनाट्यम की शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम की शैली है वो भरतनाट्यम है एक शास्त्रीय नृत्य है। बात करें तो भरतनाट्यम या सदीरट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम, इन 3 कलाओं का समावेश होता है। भावम से भय, रागम से रह और तालम से तय लिया जाता है, इसलिए भरतनाट्यम यह इसका नाम है अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भीमराव अंबेडकर किस समाज से संबंधित हैं? तो भीमराव अंबेडकर है वो महार जाति से संबंधित है। तो महार जाति है वो हिंदू जाति है। तो महार जाति को पुराने ज़माने में अछूत समझते थे, तो इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव भी सहन करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है वो थ्रोम्बोसाइट है, बिम्बाणु भी कहते हैं। बिम्बाणु या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट में उपस्थित अनियमित आकार की छोटी अनाभिकीय कोशिका, यानी वे कोशिका जिनमें नाभिक नहीं होता है, मतलब डी नहीं होता है, वे अनाभिक कोशिका होती हैं। वह इनका व्यास 2 से 3 मिलीमीटर मीटर होता है। और प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम वो थ्रोम्बोसाइट है एवं प्लेटलेट कोशिका का औसत जीवन काल है वो लगभग 12 दिन का होता है। अगला बात करें तो 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस है? तो 1 नवंबर को 6 राज्यों का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर के दिन साल 1956 से लेकर आज तक 2000 तक भारत में 6 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल शामिल है। ये 6 राज्य एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे अरावली है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में स्थित पर्वत श्रृंखला है। सबसे अधिक ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंख्या वितरण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये तीनों कारण है वो प्रभावित करते हैं। मंद मैदानी ढाल, स्वच्छ जल, सुव्यवस्थित अप्रवाह प्रणाली, कृषि योग्य उपजाऊ भूमि जैसे भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल संधि है वो भारत को अलग करती है श्रीलंका से। बात करें तो पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में एक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। उसमें न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तक 36 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों स्टूडेंट क्या है, कन्फ्यूज होते हैं कि पाक जल संधि यानी पाक का नाम आ गया है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। एग्जामिनर इसीलिए देता है, इसका पाक नाम है ना, इसीलिए देता है कि बार बार प्रश्न पूछते हैं कि पाक जल संधि कहाँ से है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कन्फ्यूज मत होइए आपस में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भीमबेटका की गुफाएं
किस पहाड़ी पर स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो विंध्याचल की पहाड़ी पर स्थित है। बात करें तो ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती है। प्रश्न पूछा गया था, सत्यजीत रे को 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 1992 में उन्हें सत्यजीत रे को है वो पद्म श्री मिला था उन्हें। उन्हें दादा साहब फाल्के भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। बात करें उनके बारे में तो सत्यजीत रे वो 2 मई 1921 से 23 अप्रैल 1992 तक एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक संगीतकार, गीतकार, ग्राफिक डिजाइनर और चित्रकार थे। रे को अप्पू त्री, संगीत कक्ष, बड़े शहर और चारुलता जैसे कार्यों के लिए मनाया जाता है। रे को कई पुरस्कार मिले हैं जिसमें 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और मानद ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है इन्हें। 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी उनकी, उसके पश्चात भारत रत्न भी मिल चुका है। तो भारत रत्न के बारे में बात करें तो भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को स्थापित भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को असाधारण सेवा या उच्चतम व्यवस्था के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है, जो दौड़, व्यवसाय, स्थिति, लिंग आदि के भेद को बिना होता है। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके बारे में बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो 1969 में दिया गया था। सबसे पहले यह सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह 1958 में स्थापित किया गया था। फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे को समाप्त करने के लिए यह वार्षिक पुरस्कार दिया, सम्मानित करने के लिए, समाप्त होने को नहीं, सम्मानित करने के लिए। प्रशासन में साजिश लोगों के लिए साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक आदर्शवाद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मानद ऑस्कर के बारे में। तो मानद ऑस्कर है वो जीवन भर की उपलब्धियों, मोशन पिक्चर, कला और विज्ञान में असाधारण योगदान और अकादमी के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह 1928 में स्थापित किया गया था और जरूरी नहीं कि यह हर साल प्रदान किया जाए ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मृणालिनी साराभाई कौन से नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो भरतनाट्यम से संबंधित है ये। तो इनके बारे में और बात करें तो मृणालिनी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थी। वह भारतनाट्यम और कथकली में एक विशेषज्ञ नर्तकी थी और साथ साथ वे एक नृत्य निर्देशक और नृत्य प्रशिक्षक भी थी। इनका क्वेश्चन है वो SSC MTS के मई में हुए एग्जाम में भी पूछा गया था, जहां मैंने आपको एनालाइज करा था। मई में बोला था कि जून में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार। तो ये अभी 3-4 दिन में एग्जाम हुआ है तो 2-3 बार अभी पूछ लिया गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा आगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पोंगल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो पोंगल त्यौहार है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। और पोंगल त्यौहार के बारे में और बात करें तो पोंगल त्यौहार के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। तमिल में पोंगल का अर्थ उफान होता है। मकर संक्रांति और लोहड़ी की तरह ही पोंगल का त्यौहार भी फसल और किसानों का त्यौहार होता है। पोंगल का त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कर्तन दहन कृषि को आसाम में क्या कहा जाता है? तो आसाम में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली के अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके कुछ वर्ष के लिए उस पर फसल उगाते हैं और फिर दूसरे टुकड़े को ढूंढ लेते हैं। कर्तन दहन प्रणाली के स्थानीय नाम है वो झूम है वो असम में, मेघालय में, मिजोरम और नागालैंड में से झूम कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निकोटली कोटी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये एक विदेशी यात्री थे। ये वो विजयनगर साम्राज्य में देवराज के शासनकाल में आए थे 1420 में। बात करें तो देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोटी कोटी भारत आए थे। निकोली कोटी एक इतालवी यात्री था जो 15वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था। तो ये
निकोली कोल्वी है वो इतालवी यात्री थे, तो इनका संबंध था, इतालवी संबंध था, ये पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जॉन ऑस्टिन की पुस्तक का नाम, तो जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है, उस पुस्तक है वो द प्रोवाइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड है, ये इसकी इनकी पुस्तक थी। ये इनके बारे में, जॉन ऑस्टिन के बारे में बात करें तो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। इनका सिद्धांत था कि बुद्ध और आज्ञाकारिता आदत तो होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आज्ञाकारिता निरंतर होनी चाहिए। उन्होंने यह भी नहीं कहा, उन्होंने यह भी जरूर नहीं कि आज्ञाकारिता पूरे समाज से ही आनी चाहिए, आज्ञाकारिता होना चाहिए व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोनू सूद को पद्मश्री किस वर्ष मिला था, तो हाल ही में 2022 में सोनू सूद को पद्मश्री मिला था। तो इनके बारे में बात करें तो बॉलीवुड गायक सोनू निगम और अनुभवी बंगाली अभिनेता विक्टर बनर्जी उन 35 व्यक्तियों में शामिल थे जिन्हें 2022 में कला श्रेणी के तहत क्रमशः पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो राष्ट्रपिता है वो सुभाष चंद्र बोस ने इनको उपाधि दी थी। बात करें तो 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता या राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी थी। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था। एक बच्चा बोला था ये कृत्रिम वर्षा पूछा था, एक बोला था कि अम्ल वर्षा के बारे में पूछा था, तो हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था, ताकि हम आपके लिए जब PDF बनाए तो उसमें सटीक नोट्स आपको दे सकें। तो आप आगे आने वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर कुछ कोई त्रुटि हो, एक्स्ट्रा कुछ बताना हो, जो प्रश्न छूट गए हों आपको बताना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर बता सकते हैं आप। तो कृत्रिम वर्षा है वो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा की जाती है। बात करें कृत्रिम वर्षा की, तो कृत्रिम वर्षा बादलों में सिल्वर आयोडाइड के शीडिंग द्वारा किया जाता है। क्लाउड शीडिंग शुष्क बर्फ सिल्वर आयोडाइड जैसे पदार्थों का उपयोग करके वर्षा कराने की प्रक्रिया है। क्लाउड शीडिंग एक कृत्रिम तरीका है जिसमें बादलों में नमी पैदा की जा सकती है और ताकि वर्षा हो सके। बात करें अम्ल वर्षा की, तो अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं। अम्ल है वो SO2 और NO2 के प्रदूषक प्रारंभिक रूप में कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के जलने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। अम्ल वर्षा केंद्र है मैनचेस्टर है। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। HNO3 बनता है और H2SO4 बनता है। एक नंबर है HNO3 और दूसरा है H2SO4। ये अम्ल वर्षा के मूल कारण है। SO2 और NO2 से ही ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान की आत्मा है वो उद्देशिका है, उसे संविधान की आत्मा कहा है, उद्देशिका या प्रस्तावना। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था PM स्वनिधि रोजगार योजना से, तो क्वेश्चन तो पता नहीं क्या था, लेकिन ऐसा बच्चे ने ऐसा बताया कि PM स्वनिधि योजना से प्रश्न पूछा था, तो हम बात करते हैं। इसका उद्देश्य था वो स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता देना, वह यह जो 2 जून 2020 में लागू की गई थी। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पूछा गया था कि इसका उद्देश्य क्या था, या ये पूछा गया तो ये कब लागू की गई, दोनों में से पूछा गया था। बात करें तो PM स्वनिधि योजना के तहत सरकार ने 3 साल में रेहड़ी पटरी वालों को 46 लाख कर्ज बांटे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के PM स्वनिधि पोर्टल के अनुसार रेहड़ी पटरी वालों को 46.54 लाख के अधिक लघु कार्यशील पूंजी ऋण का भुगतान किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कौन सा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, तो ऐसा देश है वो है एकमात्र देश है भारत। तो बात करें तो भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों होते हैं।
गिरवन एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी जनजाति दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती है? तो दक्षिण में वो ऑप्शन में दिया था वो था कादर। तो दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जातियां हैं वो टोडा, कोरमा, गोंड, भील, अंडार, इरुला, चेचुर जनजाति, गोंड आदि जनजाति है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था वो उसका तो था, जैसे ऑप्शन में तो कादर दिया हुआ था। अगर और कुछ भी था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश से, एंटोनियम ऑफ वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है उत्तेजक। उत्तेजक का विलोम शब्द पूछा था तो डल, लिस्टलेस, स्प्राइटलेस ये इसका विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनियम से, क्यूरियोसिटी का सिनोनियम यानी समानार्थक शब्द। तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, ये जो जानने की इच्छा होती है वो। तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, नोसनेस, ये जिज्ञासा का ही उदाहरण है। ये जिज्ञासा इसे है, समानार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश सरकार ने चंपारण अधिनियम कब लागू किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने है वो 1918 में चंपारण कानून लागू किया था। बात करें चंपारण कानून के बारे में तो चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में पारित किया गया था, जब महात्मा गांधी ने किसानों की भूमि पर नील की जबरन खेती को समाप्त करने के लिए 1917 में ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ये कल पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह है वो कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और यह विधेयक 19 नवंबर 1917 को डब्ल्यू मोड द्वारा विधान परिषद में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चीनी को गर्म करने पर वह किस विधि से के कारण भूरी हो जाती है? तो ये इसकी रासायनिक विधि के कारण भूरी हो जाती है। बात करें तो चीनी है वो ओ यानी ऑक्सीजन और एच हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर बनी होती है। गर्मी के कारण चीनी के परमाणु में हवा में ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे परमाणुओं का एक नया समूह बन जाता है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा धुएं और कालिख के रूप में निकलती है, तो इस कारण चीनी है वो भूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और ऐसा से दूर रखना कहा गया है? किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और दूर रखना बताया गया है? तो इसका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 51A। तो इसकी बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 है वो प्रावधान उस दर्शन को आदर्शों की पुष्टि करते हैं जब संवैधानिक निर्देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत के लोगों द्वारा न केवल भारतीय समाज के बल्कि वास्तव में दुनिया के सभी लोगों के लिए घोषणा है। बात करें अनुच्छेद 51A को संविधान 1948 के मसौदे में शामिल नहीं किया गया था। इसे संविधान जो था 42वां संविधान संशोधन था अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था और बाद में संविधान 86 संशोधन था अधिनियम में 2002 का संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 51AI सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का उल्लेख है। तो सार्वजनिक संपत्ति का उल्लेख है और इसे दूर रखना मतलब जो वो है 51AI में इसका अनुच्छेद उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना जिसे ओडिसी में योगदान में 2006 में पद्मश्री मिला था, तो ये थी इलियाना सिटारिस्टी। इनको पद्मश्री मिला था 2006 में। बात करें तो इलियाना सिटारिस्टी इटली की एक ओडिसी और छऊ नृत्यांगना और नृत्य शिक्षिका है जो वर्तमान में भुवनेश्वर में रहती है। अगला क्वेश्चन था कुछ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो था, तो इसका सूत्र होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास है। ऐसे पूछा गया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल ह्रास निकाल दे तो क्या बचता है? तो ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाते हैं जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में और बात करें तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने जनजातीय गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को होता है के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अगला क्वेश्चन है
किसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था? तो शेर खान था, उन्होंने शेर शाह सूरी उन्होंने उनको हराया था चौसा के युद्ध में। बात करें तो चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेर शाह सूरी और विजय हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेर का ताज पहना था उन्होंने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? तो मादा जननांग वो अंडप या कार्पेल कहलाता है। तो बात करें तो पुष्प का मादा अंग अंडप या कार्पेल कहलाता है। यह पौधे को मादा युग्मकों या अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और बीजांड यानी ओवलेस में पाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो जूडो देश की उत्पत्ति है वो जापान देश से हुई है। बात करें इसकी और तो जूडो है वो डॉक्टर कार्नो जिगोरो द्वारा 1882 में जापान में बनाया गया एक आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है। ये आपसे आगे पूछ सकते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वृत्ता नृत्य किस राज्य से संबंधित है वो जो कि चेचक बीमारी का समाप्त होने पर होती है? तो ये है संबंधित है पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका उत्तर था वो था नर्मदा नदी बहती है दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला प्राचीन काल की क्षैतिज रूप में बेडोल अवसादी चट्टानों से बनी है, उबड़ खाबड़ है। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व में बारनेर और कैमूर पहाड़ियों के रूप में जारी रखा गया है। विंध्य पर्वत श्रृंखला गंगा यमुना प्रणाली की मुख्य दक्षिण सहायक नदियों को जन्म देती है, जिनमें चंबल, बेतवा, केन और टोंस नदियाँ शामिल हैं। विंध्य रेंज में नर्मदा घाटी के ऊपर से एक दृश्य दिखाई देता है जो एक ढलान के रूप में उठता है। एक पठार के किनारे पर एक लंबा ढलान या अलग अलग ऊंचाई पर भूमि की चतरों को अलग करता है। बात करें तो नर्मदा सोन द्रोणिका के उत्तरी किनारे से निकलकर जिस दरार से नर्मदा बहती है वह कुंड के चोटी, यह एक संकीर्ण अवसाद है। और सतपुड़ा की बात करें तो यह 7 पर्वतों की एक श्रृंखला है जिससे सतपुड़ा श्रृंखला कहते हैं। सतपुड़ा श्रृंखला में महादेव हिल्स पर पंचमढ़ी के पास धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर ऊंची चोटी है, अमरकंटक जो कि 1127 मीटर एक चोटी है, महत्वपूर्ण इसके शिखर हैं सतपुड़ा के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में हिंदी साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बद्री नारायण को हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में बात करें तो हिंदी भाषा में कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तोमड़ी के शब्द, ये इसकी इनकी कविता थी, के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनकी कविता है वो फेमस है। तो इससे ये पूछा गया तो अगले शब्द में पूछ सकते हैं कि तोमड़ी के शब्द कविता किनकी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? तो ऑप्शन में था शिव कुमार शर्मा। बात करें इनकी तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। यह है कि ट्रेपोजोइड के आकार का अंकित डलसी यंत्र होता है। संतूर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। बात करें तो उस्ताद बिंदा खान है वो एक सारंगी वादक हैं और सज्जान हुसैन एक संगीतकार है और निखिल बनर्जी एक सितार वादक हैं। ये इनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये कन्फ्यूजन है कि पंचायती राज के कौन से भाग में पूछा था, ये कौन से अनुच्छेद में पूछा था, तो आप बता दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन था। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे ही हैं, लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था व नगर पालिका संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 9 में उल्लेखित है। पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान में भाग 9 में उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज के संबंधित अनुच्छेद
243 से 243 ओ के पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो आप जानते होंगे नागालैंड की राजधानी है वो कोहिमा है। नागालैंड है वो भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से लगती है। तो ये इनका उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीमा से जुड़े काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो इसके बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा नागालैंड के बारे में। इससे पहले पश्चिम बंगाल का पूछा था, उससे सिक्किम का पूछ लिया गया था, तो नागालैंड का पूछ सकते हैं। असम का पूछा गया था उससे पहले। अगला प्रश्न पूछा गया था, हृदय से संबंधित जांच होती है उसे क्या कहते हैं? तो उस जांच को कहते हैं ईसीजी। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस टेस्ट में दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें बॉडी की स्किन पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। यह इलेक्ट्रोड उन इलेक्ट्रिक सिग्नल की जांच करने की कोशिश करते हैं जो दिल पर हर सेकंड पर देता है। एमआरआई को मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। ये एमआरआई की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? कौन रोग पूछा था, तो हम सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्यतः निमोनिया, तपेदिक, प्लेग, हैजा, ये ऐसे रोग होते हैं। जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक है, जीवाणु और गोटी के नियमों को झटा सीडी प्ले करने को कहा। तो गोनेरिया, टिटनेस, निमोनिया, कोड, क्षय रोग, टाइफाइड, सिफिलिस, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, हैजा, ये जीवाणु से होने वाले मुख्यतः रोग हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सल्तनत काल में कौन सा कर लगाया जाता था? यानी टैक्स कौन सा लगाया जाता था? तो ऑप्शन में था जकात कर। तो सल्तनत काल के मुख्यतः कर थे वो थे खराज कर था, वो था मुस्लिमों पर लागू भूमि कर, जो उत्पाद का 1/10% भाग था। जकात कर की बात करें तो यह एक धार्मिक कर था जो 2.5% या 1/40 भाग था। अगला था जजिया कर, ये गैर मुस्लिम कर जो ब्राह्मणों से लिया जाता था। यह 10%, 20%, 30% तक लिया जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 40 में से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 16 रजत पदक जीते थे। रजत के पदक के बारे में पूछा था, तो 16 रजत जीते थे। वैसे ओवरऑल भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में 61 पदक जीते थे, जिनमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य पदक शामिल थे। संकेत सरघर बर्मिंघम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने पुरुषों की 55 किलोग्राम भारोत्तोलक स्पर्धा में रजत पदक जीता था। इन्होंने खाता खोला था कॉमनवेल्थ गेम में पदक का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 फ्रेंच ओपन टेनिस किसने जीता था? तो इसका ये कन्फ्यूजन है कि फ्रेंच ओपन पूछा था कि पेरिस ओपन पूछा था, तो दोनों ही बात कर लेते हैं। इसके आगे बात करेंगे पेरिस ओपन की। तो 2000 फ्रेंच ओपन है वो 2022 का, वो राफेल नडाल ने जीता था। और ये नडाल ने 2022 में 36 साल 2 दिन की उम्र में फ्रेंच ओपन जीता था। जोकोविच का यह साल लगातार दूसरा टाइटल था। राफेल नडाल की बात हो रही है, सॉरी, राफेल नडाल का ये दूसरा टाइटल था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1927 में महाड़ सत्याग्रह का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, और यह महाराष्ट्र में किया गया था। बात करें महाड़ सत्याग्रह की, तो यह महाड़ सत्याग्रह है, इसका अन्य नाम था वो चौदार तालाब सत्याग्रह व महाड़ का मुक्ति संग्राम, इसके अन्य नाम थे। भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल से सीमा नहीं लगाता है? तो असम ऐसा ऑप्शन में था, असम ऑप्शन में था, तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा है वो बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्व की स्थापना का श्रेय कुमार गुप्त प्रथम ने इसको की थी। ये क्वेश्चन कम से कम SSC MTS में इसी साल
3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो और बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की घटनाओं के बारे में, तो बख्तियार खिलजी ने 1199 में आग नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दी थी। उसका पूरा नाम इख्तियारदीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। बिहार का वह मुगल शासक था। तो 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को पूरे को ही आग से जला दिया था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है भारत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं। इसे पूछा गया था एक शब्द में। तो जिन श्रमिकों को कम घंटे काम करना पड़ता है और अवकाश अधिक मिलता है, उन श्रमिकों को वास्तविक मजदूरी अधिक घंटों तक काम करने वाले उचित छुट्टियों न मिलने वालों की अपेक्षा अधिक होती है। यदि दोनों श्रमिकों की समान मौद्रिक मजदूरी मिलती है, तब काम की दिशाओं में भिन्नता होने के कारण वास्तविक मजदूरी में भी भिन्नता हो जाती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा है। इसके वर्तमान मंत्री है वो भूपेंद्र यादव हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। बात करें तो हाल ही में जैव विविधता संशोधन 2021 में जांच वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने विधेयक पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जेपीसी ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि MOEFCC द्वारा किए गए संशोधनों को अस्वीकार किया था। तो इसका मंत्रालय वो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो स्नेहक कहते हैं। बात करें तो घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा था सोलंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इस नृत्य है वो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सोलंग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। तो सोलंग नृत्य से आगे पूछ सकते हैं सोलंग नृत्य किस जनजाति के द्वारा बनाते हैं, तो आदि जनजाति है उसका ये प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं, तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। बात करें इनके बारे में तो मैडम भिकाजी है रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। मैडम को जननी कहते हैं, ये तो बात कर ली हमने। अगला क्वेश्चन था प्राचीन भारत में कमक आर का संबंध किससे है, तो ये कमक आर है वो भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से संबंधित ये शब्द था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह है हम्पी कर्नाटक में यह स्थित है। बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल है। अगला क्वेश्चन बात करें तो कौन शास्त्रीय नर्तकी है जो मिस इंडिया रही हैं एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं, तो उनका नाम है इंद्राणी रहमान। बात करें इनके बारे में तो इंद्राणी रहमान जिनका जन्म हुआ था 1930 में और 5 फरवरी 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी न्यूयॉर्क में। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसमें उन्होंने पश्चिम में अपनी लोकप्रियता बनाई और बाद में 1976 में न्यूयॉर्क में बस गई थी। तो 1999 में इनकी न्यूयॉर्क में मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 का विनर कौन है, तो होल्गर रूने वो जो कि डेनमार्क के थे, उन्होंने पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 खिताब जीता था। बात करें डेनमार्क के युवा टेनिस खिलाड़ी होल्गर उन्होंने पेरिस मास्टर्स में फाइनल में पूर्व विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हरा दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों में से कंफ्यूज है कि पेरिस मास्टर पुरुष एकल का पूछा था कि एक और क्वेश्चन था और राफेल नडाल लेता था फ्रेंच ओपन, उस दोनों में से था। तो आप जो दोनों है वो दोनों देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में स्टील फैक्ट्री कहाँ पर है, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये जमशेदपुर राउरकेला में स्थित है।
तो भारत में पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में भारत में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जमशेदपुर में कहाँ स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। जमशेदपुर है वो झारखंड का एक औद्योगिक शहर है। जमशेदपुर भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। जमशेदजी टाटा ने इस शहर की स्थापना की। इस शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है। पहले इस्पात संयंत्र के साथ साथ शहर का निर्माण आधिकारिक तौर पर 1908 में शुरू हुआ था। जमशेदपुर में टाटा स्टील सबसे बड़ा उद्योग है। जमशेदजी नसवरनाथजी टाटा को लोकप्रिय रूप से भारतीय उद्योग का पिता कहा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को भारत में पहला लोहा और इस्पात उद्योग माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रोग उत्पन्न करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो उन्हें पैथोजेंस कहते हैं, यानी रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारा सेगमेंट का वीडियो। अगर वीडियो आपका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको इस वीडियो का इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल पे।